आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा जो लेवल प्रथम है और लेवल द्वितीय, इन दोनों के लिए आपके जो CDP के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है वो रीट प्री जो पेपर होता है उसके अंतर्गत ये CCI जो बाड़मेर की ओर से इसका पेपर आयोजित करवाया गया था, वो वाला पेपर आपके सामने है। तो CCI बाड़मेर की ओर से जो पेपर आयोजित हुआ था प्री रीट का पेपर, ये इस वीडियो में अपन ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये रीट पात्रता परीक्षा जो लेवल प्रथम है और लेवल द्वितीय के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन CDP के लगभग आपके वही इसमें सेम पैटर्न रहने वाले हैं। तो ये जो CDP के 30 प्रश्न हैं इस वीडियो में इनकी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसकी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, और इसका जो PDF है वो उसका टेस्ट वगैरह भी आप है जो ऐप के ऊपर जाके दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। तो CDP ये बाल विकास का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि विकास के संदर्भ में जो निम्न कथनों में से कौन सा कथन असंगत है वो बताना है। कि विकास बहुदिश होता है, तो बिल्कुल सही बात है, विकास बहुदिश होता है। विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है, यह भी बिल्कुल सत्य बात है, विकास संशोधन योग्य होता है। और फिर आप कहें कि विकास निश्चित अवधि तक चलता है, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। विकास निश्चित अवधि तक नहीं चलता है, विकास तो ये एक निश्चित अवधि तक नहीं चलता है, ये तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये गर्भावस्था से शुरू होकर जो वृद्धावस्था तक चलता है। तो ये आपको इससे ध्यान रखना है कि विकास एक निश्चित अवधि तक नहीं चलता है, ये जीवन भर निरंतर चलता रहता है। फिर बात कर लेते हैं विकास। तो विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो ये भी सही बात है, विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है और उनकी विशेषताओं को आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहला आपके इसमें दे रखा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं दे रखी है। इनके साथ में इसको मिलान करना है। तो संवेदी जो अवस्था होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, शिशु जो संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ जो समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। तो पहले को मिलान करेंगे तीसरे के साथ में। फिर आपके दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसकी जो आयु होती है वो 2 साल से 7 साल तक की होती है। और इसमें प्रतीकात्मक जो विचार होते हैं वो विकसित होते हैं और वस्तु में स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो इसका जो उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बी में आपके सेकंड वाला इसमें मिलान कर लेंगे, यही इसका सही उत्तर है दूसरे का, ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। फिर तीसरा है आपके इसमें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये इसकी जो उम्र होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। और इसमें बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में जो युक्ति संगत तर्क है इसको प्रारंभ कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में जो युक्ति संगत तर्कन कर सकता है। अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष। इसमें किशोर तर्क का प्रयोग करता है और अधिक अमूर्त रूप में कर सकता है तर्क का प्रयोग, और परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो ये आपके चौथा ऑप्शन इसके साथ में मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक मध्य बाल्यावस्था में भूमिका स्वीकृति एवं भूमिका निर्वहन करने की इच्छा की पूर्ति निम्न में से किसके माध्यम से आसानी से कर सकता है? तो बालक जो होता है वो अपनी मध्य बाल्यावस्था में भूमिका की स्वीकृति और भूमिका निर्वहन करने की जो इच्छा की पूर्ति है वो समसमूहन के द्वारा कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके समसमूहन। जो पीयर ग्रुप होते हैं उसमें ये मध्य बाल्यावस्था में घर के जो बाहर सामाजिक जो जालक्रम होता है उसका विकास होता है, यानी कि इसमें मित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक तो वंशानुक्रम और पर्यावरण इनका गुणनफल होता है। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण यानी कि वातावरण का गुणनफल जो व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, गुणनफल के रूप में इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बालक के सीखने की तीव्रतम गति निम्न में से किस अवस्था की होती है? यानी कि सबसे जो सीखने की जो सबसे तीव्र अवस्था होती है वो कौन सी होती है?
तो ये अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक को आप जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकते हैं। और वाटसन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप मुझे कोई सा भी बच्चा दे दो, मैं उसको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। मैं उसको चाहूँ तो चोर बना दूँ, मैं उसको डाकू बना दूँ, पुलिस बना दूँ, वकील बना दूँ, जो मेरी इच्छा हो मैं उसको बना सकता हूँ। यानी कि वातावरण पे उन्होंने जोर दिया था। तो शैशवावस्था के बारे में इन्होंने कहा था। और वैलेंटाइन ने भी कहा था, वैलेंटाइन ने तो ऐसा कहा कि ये शैशवावस्था जो होता है वो सीखने का आदर्श काल होता है। सभी को पता है वैलेंटाइन, अभी 14 फरवरी आप सभी को पता ही है, लेकिन उस वैलेंटाइन को आप याद नहीं रखना है। हमें तो केवल एक ही वैलेंटाइन याद है, वो जिसने ये कहा था कि जो शैशवावस्था होती है वो सीखने की आदर्श अवस्था होती है। अगला प्रश्न आपकी छठा है ये कि सामान्य जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा पत्रों और नौकरी की स्तुति में स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती आदि शब्द लिखे मिलते हैं। तो जो गार्डनर हैं, गार्डनर आल्पोर्ट के विशेषक उपागम सिद्धांत में किस वर्गीकरण का ये प्रतिनिधित्व का उदाहरण है? तो ये जो शब्द आपको दिखाई दिए ऊपर, स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती, ये शब्द जो गार्डनर, ये आल्पोर्ट हैं, इनके विशेषक उपागम सिद्धांत के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके केंद्रीय विशेषक के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल ट्रेंड्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय जो विशेषक होता है, इसमें जो गार्डनर, आल्पोर्ट है, इनका विशेषक का जो उपागम का ये अग्रणी माना जाता है। ठीक है, तो यही इन्होंने ये सबसे पहले प्रस्तावित किया था कि व्यक्ति में अनेक विशेषक होते हैं जिनकी प्रकृति गत्यात्मक होती हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर आपके 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में विभाजन सबसे पहले किसने किया था? तो व्यक्तित्व का जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो विभाजन किया गया था वो जुंग ने या फिर युंग ने किया था। किसने किया था? जुंग या फिर युंग ने किया था। जुंग या फिर इसको युंग भी कहते हैं। युंग ने व्यक्तित्व का अन्य की भांति व्यक्तित्व का एक अन्य प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया, जिसमें लोगों को उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो भागों में विभाजित किया था। और इनके अनुसार जो जुंग है, इनके अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और दूसरों से वो बचते हैं। ठीक है, तो वो शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। दूसरी ओर बहिर्मुखी लोग होते हैं जिनकी प्रकृति सामाजिक होते हैं और बहिर्गामी होते हैं, और वे ऐसे व्यवसायों का चयन करते हैं जिनमें लोगों को वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बना सकें। तो दोनों प्रकार के जो व्यक्तित्व का वर्णन जुंग ने किया था। नेक्स्ट आपके व्यक्तित्व मापन की जो कथानक समप्रत्यय परीक्षण है, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो विधि है मॉर्गन मूरे के द्वारा दी गई थी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ये कथानक संप्रत्यय परीक्षण विधि ये व्यक्तित्व मापन की मॉर्गन और मूरे के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये टेट वाले हैं ना, ये टेट वाले आपको पता ही है, मॉर्गन मूरे ने दी थी। फिर आपके हरमन रोर्शा है, तो हरमन रोर्शा ने जो रोर्शा का जो परीक्षण दिया था वो हरमन रोर्शा ने दिया था, और कथानक संप्रत्यय परीक्षण मॉर्गन और मूरे ने दिया था। और जो पीएफ परीक्षण दिया था, पीएफ जो दिया था, पीएफ चित्रकुंठा जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन जो स्टडीज दी थी वो रोजेनविंग के द्वारा दी गई थी। और रोजेनविंग परीक्षण का भारतीय स्वरूप जो दिया गया था वो उदय पारिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है 9वां कि एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार किस श्रेणी में उसको रखा जाना चाहिए? तो पहले इसकी बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो ये होता है कि IQ बराबर MA/CA। MA कितना दे रखा है? 12 वर्ष दे रखा है मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10 है। इसको 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 120 आएगा। अब 120 अगर किसी का IQ है तो वो श्रेष्ठ में आता है। किस में आता है? श्रेष्ठ में आता है। 120 से 130 वाला जो है वो श्रेष्ठ में आता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? श्रेष्ठ करेंगे। और 130 से अगर ऊपर है वो फिर आपके अति श्रेष्ठ हो जाएगा। और 110 से 119 में उच्च औसत होती है, और 90 से 110 या 109 के बीच में औसत होती है, 80 से 89 के बीच में, 80 से 89 ये आपके निम्न औसत होती हैं, और बाकी जो 70 से 79 ये सीमावर्ती होती हैं। अगला प्रश्न आपके 10वां है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए किसी बुद्धि परीक्षण पर किया गया निष्पादन ही एकमात्र माप नहीं है। तो सूचनाओं के अन्य स्रोतों का उपयोग बौद्धिक मूल्यांकन के साथ किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी सूचनाएं इस कार्य के लिए प्रयुक्त हो सकती हैं? तो इसका जो उत्तर आपके ऑप्शन है 4 इस प्रकार से हैं। पहला तो ये है कि विद्यालय में उपलब्धि के अभिलेख,
समकक्षीय एवं स्वयं के द्वारा किए गए निर्धारण, बच्चों के माता पिता के साक्षात्कार और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार आंतरिक जो साज सज्जा है इसके जो विशेषज्ञ हैं किस बुद्धि की प्रबलता होनी चाहिए। जो आंतरिक साज सज्जा वाले जो होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, प्रबलता होती है, तो ये आपको बताना है। तो जो स्पार्शियल होती हैं वो इसका उत्तर रहेगा। तो यानी कि देशिक बुद्धि होती है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, देशिक हो जाएगा। तो इसका आंसर करेंगे देशिक। अगर बात कर लेते हैं भाषागत की, तो भाषागत किस में होती है, लेखक और कवि में होती है। और तार्किक और गणितीय किस में होती है, जैसे वैज्ञानिक है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनमें ये होती है। और देशिक किस में होती हैं, देशिक होती हैं एक तो विमान चालक में, नाविक में, मूर्तिकार में, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ में, शल्य चिकित्सक में, चित्रकार में, इनमें ये होती हैं। और प्रकृतिवादी किस में होती है, तो प्रकृतिवादी जैसे शिकारी है, किसान है, पर्यटक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, प्राणी वैज्ञानिक है, पक्षी विज्ञानी है, इनमें आपके प्रकृतिवादी होती हैं बुद्धि। और बाकी अंतर्वैयक्तिक तो बात करें तो मनोवैज्ञानिक है, परामर्शदाता है, राजनीतिज्ञ है। और अंतर्वैयक्तिक एक तो है अंतर्वैयक्तिक और एक अंतर्वैयक्तिक। तो आपके अंतर्वैयक्तिक को ये दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता में होती हैं। और शारीरिक गति संवेदक जो होता है वो धावकों में, यानी कि खिलाड़ियों में, नर्तकों में, अभिनेता नेताओं में, और जिम्नास्टिक और शल्य चिकित्सकों में ये शारीरिक गति संवेदी पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपके 12वां क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में अध्ययन करना है इन कथनों का और सही कथन का चयन करना है। कथन फर्स्ट है, एक व्यक्ति सृजनशील तथा बुद्धिमान हो सकता है। सेकंड ये है कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति, सेकंड वाला कथन ये कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील अवश्य होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको इसमें बताना है। तो देखो इसमें केवल कथन एक ही सत्य है कि जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान हो सकता है ना, वो बुद्धिमान हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो जो बुद्धिमान है वो सृजनशील होगा, यह हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल सही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ही इसमें सही रहेगा। तो टर्मन ने 1920 में सबसे पहले पाया कि यह आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो। तो ये भी आपको याद रखना है, ये टर्मन ने कहा था सबसे पहले कि प्रत्येक जो बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो ऐसा आवश्यक नहीं है। 13वां क्वेश्चन आपके असुमेलित बताना है कि कौन सा गलत है। पठन विकृति डिसलेक्सिया, लेखन विकृति डिस्ग्राफिया, गणितीय विकृति डिस्कैल्कुलिया और श्रवण विकृति अफेजिया। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो चौथा ही ऑप्शन इसमें असुमेलित है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। यानी कि पठन विकृति को डिसलेक्सिया कहते हैं, लेखन विकृति को डिस्ग्राफिया कहते हैं और गणितीय विकृति को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। तो फिर आपका चौथा ऑप्शन है श्रवण विकृति, इसको अफेजिया, ये आपके गलत हो जाएगा। श्रवण विकृति अफेजिया ये गलत है, इसमें अफेजिया। अगला प्रश्न आपके 14वां है कि वाचिक अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वाचिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शब्द सूची की लंबाई और सामग्री की अर्थपूर्णता, ए और बी दोनों, और आत्मसंतुष्टि। तो 14वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए और बी दोनों रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी के गेंदबाजी कौशल विकसित करने पर उसकी बल्लेबाजी प्रभावित नहीं होती है। तो यह अधिगम के स्थानांतरण को दर्शाता है कि किस प्रकार का ये अधिगम है। तो ये जो अधिगम है आपके शून्य अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित नहीं करता है, तो शून्य अधिगम स्थानांतरण का ये उदाहरण है, ठीक है। तो इसका उत्तर करेंगे सी ऑप्शन कि जब पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान वाले कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह शून्य स्थानांतरण कहलाता है। शून्य स्थानांतरण में एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य के जो अधिगम होता है उसको न तो सहायता करता है न ही उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपके अव्यक्त अधिगम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अव्यक्त अधिगम जो है इसके संबंध में किसने सबसे पहले योगदान दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था अव्यक्त अधिगम का वो योगदान दिया था टॉलमैन ने। किसने दिया था? टॉलमैन ने। इसका उत्तर हो जाएगा आपके टॉलमैन। अव्यक्त अधिगम का अंतर्गत एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार को दर्शाया नहीं जाता है जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता है। तो टॉलमैन ने ही ये जो अव्यक्त अधिगम के संप्रदाय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया था। इसका उत्तर क्या करेंगे? टॉलमैन करेंगे। अधिगम के लिए द्वितीयक प्रेरक माना जाता है
तो अधिगम के लिए जो द्वितीय जो प्रेरक है उसको किसको माना जाता है, तो धन को भी मानते हैं, प्रशंसा को भी मानते हैं, पुरस्कार को भी मानते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। प्रबलक क्या होते हैं, प्रबलक वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं। तो प्रबलक प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रबलक जैविक तथा द्वितीयक प्रबलक जो पर्यावरणीय स्थिति से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न 18वां आपके कि अपसारी चिंतन योग्यता के अंतर्गत कौन इसमें शामिल है। तो अपसारी चिंतन में कौन इसमें शामिल होता है, तो इसका आपके ऑप्शन दे रखा है वो देख लेते हैं। चिंतन का प्रवाह होता है, इसमें लचीलापन भी होता है और मौलिकता भी होती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। चौथा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्वप्न, फैंटेसी, अभिलाषा ये सभी किसके उदाहरण हैं। स्वप्न, फैंटेसी, अभिलाषा ये सभी स्वली चिंतन के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्वली चिंतन। अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने कहा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है ये, और वापस आपके जो मेन एग्जाम है इसमें वापस रिपीट होगा ये। तो अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग स्किनर ने कहा था। इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, तो BF स्किनर ने ये सबसे पहले राजमार्ग कहा था। इसका उत्तर करेंगे स्किनर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, NCF 2005 में किसे मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में नहीं प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपके कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो इसमें शामिल है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी ठीक है। तो फिर अपना जो 21वां में लास्ट वाला जो है ना, ये इसमें आपके असत्य रहेगा कि नवीन परीक्षा पद्धति की संरचना करना, ये NCF 2005 में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सतत व्यापक मूल्यांकन को केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2009-10 में माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 के लिए लागू किया। इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। CCE जो लागू किया गया था, CBSE ने लागू किया, 2009-10 से सत्र से लागू किया। कौन सी कक्षा से लागू किया, तो 9वीं क्लास से लागू किया था। कौन से विद्यालय में लागू किया, तो माध्यमिक विद्यालय में इसको लागू किया गया था। तो इस समिति की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, यानी कि समिति कौन सी थी, उस समिति का आपको इसमें नाम पूछा जा रहा है। तो नाम आपको याद रखना है, जो गीता बुक्कल जो समिति है इनके अनुशंसा पर, जो गीता बुक्कल समिति के अनुशंसा पर ये इसमें लागू किया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो शिक्षा मंत्री हरियाणा के और CBSE CAB के जो उप समिति के जो अध्यक्ष हैं गीता बुक्कल समिति ने प्रतिवेदन दिया था, और उसमें 2009-10 में कक्षा 9 से और कक्षा 10-11 में ये सत्र 10-11 में कक्षा 10 में CCE को प्रारंभ किया गया था। अच्छा, के कस्तूरी रंगन, इनका संबंध किस समिति से है, ये कौन सी किससे संबंधित हैं, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताना। ये किस समिति के अध्यक्ष थे, के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है। नेक्स्ट आपके निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का उपयोग है। तो उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि शिक्षक की शैक्षिक प्रभावशीलता को जानने के लिए, बिल्कुल सही बात है। बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए, ये भी ठीक है। बालकों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्रियात्मक सोच समस्या का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो बस यही इसमें आपके गलत हो जाएगा। इसका जो क्रियात्मक जो शोध की समस्या का क्षेत्र होता है वो विस्तृत नहीं होता है, वो संकुचित होता है। तो इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर 1। बाकी क्रियात्मक अनुसंधान स्वतः मूल्यांकित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 10 8वीं के लिए प्रति बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा। तो कितने बालकों पर एक शिक्षक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 35 बालकों पर एक शिक्षक होगा। तो इसका उत्तर रहेगा 35। ठीक है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में वर्णित विद्यालय के लिए मान और मानक का जो क्रम संख्या 1 है, उसमें मद ख जो 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की जो संख्या के बिंदु संख्या 2 के अनुसार प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना ज़रूरी है। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और
अगला प्रश्न आपके 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विज़न क्या है। जो NCF 2000 जो NEP आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका प्रमुख विज़न क्या है वो आपको विज़न बताना है। भारतीय मूल्यों को विकसित शिक्षा प्रणाली, छात्रों से भारतीय होने का गौरव जागृत करना, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना और उपरोक्त सभी। तो उत्तर करेंगे इसका उत्तर उपरोक्त सभी। NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020, इसमें शिक्षा के पैटर्न का स्वरूप तय किया गया है। तो शिक्षा का नया पैटर्न क्या है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 3 3 4। ठीक है, 53 34 आपको याद रखना है। 53 34 कितना याद रखना है, 53 34 आपको याद रखना है। 5 3 3 4 इसका उत्तर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित जो संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले जो संसाधन होते हैं उनको राष्ट्रीय भंडार निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएगा। तो परख, स्माइल, पहल और दीक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके परख। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए परख। अगर आप जो कलाम एकेडमी की जो आपके इसमें प्री रीड का पेपर हुआ था वो अगर आपके PDF नहीं प्राप्त हुई तो आप PDF इसको ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर आपको जो कक्षा इसमें रीड की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंतर्गत आप उसमें फ्री में उपलब्ध है। आप उसमें सबसे ऊपर फोल्डर में ये सारी चीज़ें PDF के रूप में मिल जाएगी। वहाँ पर ये बाकी के पेपर की PDF भी आपको मिल जाएगी। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और अपना WhatsApp ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पन्ना दाई बाल गोपाल योजना का संबंध में आपको सही कथन बताने की कौन सा कथन सही है। तो 29वां प्रश्न है, पन्ना दाई बाल गोपाल योजना के संबंध में तो प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों में दूध वितरण करने का प्रावधान है, इसमें सही बात है ये। दूसरा है कि सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में दूध का वितरण किया जाता है। और फिर आपके तीसरा है कि 6 से 8 तक के प्रत्येक बालक को 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। और चौथा ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इसमें सारे के सारे कथन हैं बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा सा बाल गोपाल योजना जो है, पन्ना दाई बाल गोपाल योजना, इसके बारे में वर्णन बता देते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कब शुरू हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के रूप में हुई थी। ठीक है, तो 29 इसका जो शुरुआत हुई थी वो 29 तारीख आपको याद रखनी, 29 नवंबर 2022। 29 नवंबर 2022 को ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से इसको शुरुआत किया गया था। लेकिन जो वर्तमान की जो सरकार है, राज्य सरकार, इनके द्वारा सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में इसका जो नाम है वो बदल करके क्या कर दिया, पन्ना दाई बाल गोपाल योजना कर दिया है। तो पन्ना दाई बाल गोपाल योजना कर दिया है। इसमें इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकार में इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले जो सभी विद्यार्थी हैं सरकारी विद्यालय के, उनको सप्ताह में 2 दिन, जो 2 दिन भी फिक्स थे आपके, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार, मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाता था। लेकिन इसमें परिवर्तित योजना में अब सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर इसमें दूध वितरण किया जाएगा। बात कर लेते हैं 1 से 5वीं तक के बच्चों को कितना ml दूध मिलता है। तो प्रति बालक जो दूध की मात्रा पूछी जा सकती है कक्षा 1 से 5 तक, प्री प्राइमरी की बात करें या प्राइमरी, तो ये आपकी कक्षा 1 से 5 तक जो है वो आपके 150 ml है। और बात कर लेते हैं 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को तो दूध मिलता है वो 200 ml मिलता है ना, पाउडर के रूप में आते हैं ये पाउडर के डिब्बे, और इनसे दूध बना के फिर जो पिलाया जाता है। नेक्स्ट है आपकी इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है, इंस्पायर मानक अवार्ड योजना, इसकी नोडल एजेंसी क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार जो है वो इंस्पायर अवार्ड की जो मानक नोडल एजेंसी हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे प्यारे साथियों आपके 30 साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो CDP के जो क्वेश्चन आपके NCERT बेस पे क्वेश्चन थे सारे के सारे, और सभी ऑथेंटिक आपके आंसर बताए गए। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर आपके इसमें उत्तर देखने में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे, मेरे बताने में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और आगे की वीडियो में आपको और भी यहाँ पे वीडियो मिलेंगे, जैसे हिंदी भाषा प्रथम के जो 30 प्रश्न हैं उनका अलग से वीडियो मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि पूरा पेपर एक ही वीडियो में अपलोड कर दें तो भी आपके उसमें एक ही पेपर के रूप में, एक वीडियो के रूप में अपलोड कर देंगे। तो कमेंट करके बताना कि अलग अलग सब्जेक्ट के यानी कि 30 प्रश्नों का वीडियो अपलोड करें या फिर एक ही बड़ा वीडियो अपलोड कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना।
ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेंगे, PDF वगैरह। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।